हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई सॉल्यूशन हब पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद अच्छे हैं। तो हम बायो की क्लास ले रहे थे और उसमें से कुछ टॉपिक हुए हैं और उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज से। और ये पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है जो कि सेक्शनल टेस्ट सीरीज है। इसमें 70 क्वेश्चन होंगे और एक एक करके हम बातचीत इसमें करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 6 दिसंबर को होने वाली प्रीलिम्स की परीक्षा अब धीरे धीरे पास आ रही है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हम धीरे धीरे ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हुए चलते हैं। यूपी पीसीएस वन एक इंस्टीट्यूशन है और इसी की टेस्ट सीरीज है। तो ठीक ठाक है, अच्छे कंटेंट देते हैं और काफ़ी ट्रस्टेड है इंस्टीट्यूशन। तो चलो आज हम इसके बारे में विथ एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम अपने टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, जो कि वीडियो के नीचे हम लिंक दे देंगे और आप लोग वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं यूपी पीसीएस 2026 टेस्ट सीरीज है और सेक्शनल टेस्ट सीरीज है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की यूपी प्रीलिम्स 2026 के लिए, है ना। अब यहाँ आगे बात करते हैं, इनका एडवर्टाइजमेंट है। आगे चलो बात करते हैं अपने काम की बात। तो हम पहली सूची यानी सूची वन को सूची सेकंड से मिलाइए। अब सूची वन को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची वन में क्या है? नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, है ना। तो अब इसमें देखते हैं अब ये क्या हो जाएगा। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किसमें है? तो ये नियामक अधिनियम 1700 यानी ये नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया यानी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, ठीक है, इसमें किया गया है। और यहीं पर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब वो नियामक अधिनियम 1773 में, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति यानी ये चार्टर अधिनियम 1813 में, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में। यानी ये क्या हो जाएगा? ये ए का दो, और बी का 1, सी का 3, और इसका 4। तो 21 34। अब 21 34 ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो अब गलत कथन बताना है। यहाँ पर अंधा मोड़ जिसको कहते हैं, है ना। चलो इसमें देखते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से एक प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक, अब गलत कथन चुनना है। तो ये तो इनका सही हो जाएगा, है ना, ये इनका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इसमें भी सही है जब संविधान सभा चुना जा रहा था। आगे बात करते हैं, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, यही हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था, ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो ये ऑप्शन कथन हो जाएगा और ये मतलब ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर है, यही हमारा सही आंसर है। और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित थे। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर है, क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय आपात अधिकार, संग्रह संबंध। अब स्रोत यानी ये कहाँ से स्रोत लिए गए थे, किस देश से लिए गए थे और उनको बताना है। तो अब यहाँ देख लो संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से, है ना, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो एक का यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। आगे बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड से यानी आयरिश संविधान से, तो ये
ए का 3 और बी का 4, तो 3 और 4, यहाँ बी ऑप्शन हमारा दिख रहा है। आगे राष्ट्रपति का आपात अधिकार, ये किस में है? जर्मनी के संविधान से लिया गया था, यानी सी का 1। और संघ राज्य संबंध, ये कहाँ से? कनाडा के संविधान से, तो यानी 34/12, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या था? तो संविधान निर्माण, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलाई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। अब इस उप समिति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं थी? ठीक है, अब इसमें से देखना है कि उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची। ऑप्शन दो है, असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन। उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्व सीमांत यानी असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 6ठी अनुसूची, और उत्तर भारत में राज्य क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था। अब यहाँ पर ये देखेंगे तो जो गोपीनाथ बरदलाई की जो अध्यक्षता थी, तो उसमें से क्या बताया गया था कि जो उत्तर पूर्व सीमांत है ना, तो असम के स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन करना था, यानी इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों के लिए 6ठी अनुसूची है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो और ये हमारा उत्तर पूर्व राज्य के लिए यानी चौथा, और यहाँ पर 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या था? यानी अ, यानी ये उत्तर पूर्वी सीमांत असम जनजाति अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची में इसको मेंशन नहीं किया गया था, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन करना, ये है सही ऑप्शन है। उत्तर पूर्व सीमांत यानी असम जनजाति और वर्जित क्षेत्र के लिए 6ठी अनुसूची, तो ये 6ठी अनुसूची में रखा गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। भारत उत्तर पूर्व राज्य में क्षेत्रों का सीमांकन करना, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 और 3, तो 2 और 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? अब इसमें विशेषता नहीं है, ये यह मूल नियमों का एक सेट प्रदान करता है। अब मूल नियमों का एक सेट प्रदान करता है, तो चलो ये तो हमारा सही हो जाएगा, है ना। ये नियमों का सेट प्रदान करता है। यह सरकार की शक्तियों को विनिर्दिष्ट करता है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देश की सर्वोच्च विधि है, भाई संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है, ये भी सही है। यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को विनिर्दिष्ट करता है, तो आपको ये भी लग रहा होगा कि ये ऑप्शन सही है कि न्यायपालिका की भाई सर्वोच्चता है। तो सर्वोच्चता का मतलब यहाँ ये नहीं है, सर्वोच्चता नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्वतंत्रता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, तो ये ऑप्शन, यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, और ये ऑप्शन हमारा सही है, यानी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? उद्देशिका के बारे में, संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा सही है? अब इसमें ये बताया गया है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य बना। हाँ, ये भी सही है, इनका अंततोगत्वा उद्देश्य बना था। ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका संशोधन, ये गलत हो जाएगा। अब इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, भाई ये गलत हो जाएगा। संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, तो हाँ, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन ये भी सही है। तो 1, 2 और 4, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है,
बिल्कुल सही है। और भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन ये पूछा है, क्या आर ए की सही व्याख्या करता है? तो जरूरी नहीं है लोकतांत्रिक देश का अपना एक संविधान हो, या जो जिस भी देश का अपना संविधान होता है वो लोकतांत्रिक देश है, जरूरी नहीं है। तो क्योंकि अब जीता जागता उदाहरण है ब्रिटेन का, देख लो, तो वो क्या है, मोनार्की है, यानी वहाँ राजतंत्र है। तो अब राजतंत्र है तो यानी संविधान तो वहाँ भी है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। तो ये क्या है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए और दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलो इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश में देखते चले, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल, यानी कथन बिल्कुल सही है। निरंतरता एवं परिवर्तन बिल्कुल पाए जाते हैं। अब हम मौर्य काल से हम देखते हैं, मौर्य काल से लेकर के आधुनिक काल तक, यानी जो उनके आधुनिक शैली है, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व उसमें मिलते जुलते हैं और समाहित है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली है, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से, क्योंकि क्योंकि इसमें, अब ये क्वेश्चन ऐसे है जहां पर आप क्योंकि लगा दो, निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत और संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है, इस वजह से यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पर, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल सही है। अब इसमें यह भी कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक चक्र होता है जिसमें 21 तीलियां है। तो बताओ 21 है? 21 नहीं है, कितनी है? 24 है। अब ये कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 नहीं है, तो चौड़ाई 2:3 है। अच्छा, यहाँ पर एक और खेल सकता है, मान लो ये ऑप्शन सही दे, 3:2 दे दे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी है इसकी लेंथ है 3, यहाँ पहले चौड़ाई है बाद में लंबाई है, तो लंबाई चौड़ाई की तुलना में बड़ी होती है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो यानी 3 ये भी गलत हो जाएगा, 2 और 3 है, तो यानी 2 और 3 गलत हो जाएगा हमारा ये। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत की नागरिकता के ऊपर। अब भारत की नागरिकता क्या कहता है? भारत की नागरिकता कहती है कि भारतीय नागरिकता का, अब कौन से लोग इसकी नागरिकता को खो देते हैं, है ना, कैसे आपकी नागरिकता चली जा सकती है? तो इसमें या तो आप परित्याग कर रहे हो, या किसी स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ले रहे हैं, उस स्थिति में आपकी नागरिकता जा सकती है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अन्य देश से नागरिक से विवाह करने से आपकी नागरिकता नहीं खत्म होगी, यानी सीमा हैदर और सचिन देख लो, है ना, या तो फिर वो हटा दिए जाते हैं यहाँ से। और दूसरी बात है सरकार की आलोचना करने से, तो ये भी गलत है। तब देखो कितनी सरकार की आलोचनाएं होती है, लेकिन ये सरकार की आलोचना करने से ये नागरिकता थोड़ी ना जाएगी। तो ए और दो दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें ये नागरिकता अधिनियम 1955 ये भी पूछ सकता है कब आया था, 1955 का प्रावधान था, है ना, कि या तो परित्याग कर दो खुद, या किसी देश की नागरिकता ले लो, तो स्वतः ही यहाँ से नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन सरकार की आलोचना करने से और किसी दूसरे देश के नागरिक से विवाह करने से आपकी नहीं जाएगी नागरिकता, है ना। आगे बात करेंगे एनआरआईज द्वारा। तो एनआरआईज द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी पूरी की जानी चाहिए? अब इसमें ये देख लो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक। अब यहाँ भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता, ठीक है, पात्र मतदाता, तो ठीक है, यहाँ शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए, यानी डाक की व्यवस्था नहीं होती है,
सही है। दूसरी बात है एनआरआईज चाहे उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, ये गलत हो जाएगा कि आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो लेकिन क्या आप मत देने के योग्य होंगे? नहीं। अब पात्र एनआरआईज के निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के फॉर्म के साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत करना होता है, तो ये भी सही है। यानी ए और 3, तो ए और 3 कहाँ है? 1 और 3, 1 और 3, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में है ना? इसकी उद्देशिका के बारे में क्या बताया है? उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहते हैं। बहुत सही है, यानी ऑप्शन सही है बिल्कुल। उद्देशिका के अनुसार संविधान में निहित समस्त शक्ति का स्रोत भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है और वह सर्वोच्च संप्रभुत्व धारण करते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बेरूबानी, अब एक एक सेकंड इसमें से ये देखते हैं, संविधान की उद्देशिका नहीं है ना? तो उद्देशिका के अनुसार भारत में निहित समस्त शक्ति का स्रोत भारत के, अब समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और वह सर्वोच्च संप्रभुता का धारण करता है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बेरोबारी यूनियन 1960 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती, तो ये भी सही है। और बाद में 1973 में क्या केशवानंद भारती केस फिर आया था, जो सबसे बड़ी जिस थी वो बेंच बनी थी 13 जजों की, और उसमें ये बताया गया था कि संविधान, ये उद्देशिका संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो यही सर्वोच्च न्यायालय ने फिर अपने फैसले को पलटा था। तो यानी बी, 1 और 3 सही है, 1 और 3, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? मद्रास राज बनाम देवराय राजन केस आया था, देवराय राजन केस में, और उन्होंने 1951 का केस है और इसमें ये बताया था, इस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के पूर्ण अधिकार और अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन डी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसमें से भेदभाव है ना, जहाँ आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 का 4 में इन्होंने संशोधन करके ये जोड़ा गया था कि जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, तो राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने का प्रावधान इसमें किया गया है, तो उनको विशेष सुविधा दी जाएगी। तो इसी में यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया था। आगे बात करेंगे, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? अब मूलभूत लक्षण क्या है भाई राजनीतिक व्यवस्था में? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्यसभा। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है और ये वन लाइनर में पूछा जाता है ना? ये पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया है ये। भारत सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो एकीकृत शक्ति का प्रावधान कहाँ करता है ना? इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया था, तभी तो इसमें राज्य सूची और संघ सूची, समवर्ती सूची के बारे में बात की गई थी। तो यानी इसी शक्तियों का विभाजन इसमें है ना? तो यानी क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 और 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट चलते हैं, फिर आ गया उद्देश्य के बारे में। अब भारत के संविधान की उद्देशिका, अब इसमें ये क्या कहा गया है कि संविधान का भाग, यानी उद्देशिका जो है संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती है ना? तो अब यहाँ पर उद्देश्य, ये विधिक प्रभाव नहीं रखती है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है ना? ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। भी संविधान का भाग नहीं है तो उद्देश्य का संविधान का भाग भैया क्यों नहीं है, ये तो ऐसे गलत हो जाएगा पहले लाइन में।
तीसरे बात है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है, ये भी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सही है संविधान का भाग, लेकिन विधिक प्रभाव रखती है तो जैसा कि कोई अन्य भाग, बिल्कुल इसका इसकी अलग विशेषता है। संविधान का भाग है कि तो उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रावधान नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसी में केशवानंद भारती में जो पहली बार 13 जजों की बेंच आई थी और इसमें में इसी याचिका पर सुनवाई की गई थी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा, है ना, ये बात थी इसमें। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चलो भाई आ जाओ। भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बन गया था। अब ऑप्शन बी दूसरे में क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान था। और 3 में है शिक्षा, यानी भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर ये, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी 76वें नहीं था, यहाँ पर 86वें था, 86, है ना, 86 कहाँ गया ये, 86, तो 86 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। अब इस क्वेश्चन को समझना है कि राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। असमान का मतलब आप ऐसे समझिए, जो वंचित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है, जो दलित हैं, एससी एसटी हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कथन सही है। अब चलो, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। तो आर्टिकल 14 यही तो कहता है हमारा, यानी ये इसके लिए विधि के समक्ष समता का प्रावधान है ना। तो ए और आर दोनों सही है, तो यानी कथन ए और आर दोनों सही है, और इसका यानी ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में, अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अध्ययन है, किसके अध्ययन है। तो अब इसमें ये बताया गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो भाई सही है, ये ऑप्शन सही है। कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, सार्वजनिक रूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों को सभी के लिए खोला गया है, ये भी सही है। मानहानि या अपराध उद्दीपन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 और 3 सही आंसर है, क्योंकि अब संविधान अब इसके लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, कोई विधि जो सामाजिक कल्याण और सुधार की व्यवस्था करती हो, सार्वजनिक रूप स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक स्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना आदि के अधीन किया गया है इसमें, है ना। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, चलो, अनुच्छेद 30। अब अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है कि अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर क्या है, एक कौन सा एक सुमेलित नहीं है, एक कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान से रखना।
अनुच्छेद 30 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सरम का प्रतिबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 30 में सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के लिए नियोजन प्रतिषेध है ना। हाँ, जो बलात्सरम मजदूरी, बंधुआ मजदूरी की बात की गई, बच्चों को 14 वर्ष के अंदर जो बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में, होटलों में आदि में नहीं लगाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि शिक्षण संस्थानों का तो है, लेकिन अल्पसंख्यक जो प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, इसमें से ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक यानी को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण करने से है ना। तो यहाँ पर ये गलत आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा 30 का दिया गया है, ये पूरा का पूरा 30 का दिया गया है, ठीक, अनुच्छेद 30। तो यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार या गैर नागरिकों को उपलब्ध है, गैर नागरिकों को उपलब्ध है। अब यहाँ गैर नागरिक देख लो, है ना, यानी तो विधि के समक्ष समता, विविध अब विभेद के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। तो अब एक चीज ये समझिए कि यहाँ पर विधि के समक्ष क्षमता बिल्कुल सही है, और विभेद के विरुद्ध अधिकार ये गलत है, अवसर की समानता ये गलत है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये सही है। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए और 4। अब इसमें ये है गैर नागरिक जो हैं उनके कौन कौन से मूल अधिकार, तो एक तो ये है आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 23 है, और अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 27 है, और अनुच्छेद 28 है। तो ये ये इनको गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है ना, ये इसमें है। चलो आगे की बात करते हैं। संविधान के 42वें संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। अब इसमें क्या देखना है कि इस पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, है ना। बी में है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित की गई हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें ये बताया गया है, यानी जो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता है ना, इसमें ये संशोधन किया गया था, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें ये बताया गया था कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, यानी अनुच्छेद 43, है ना। अब कानून व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के सिद्धांत पर सुलभ हो और राज्य विशिष्ट आर्थिक या किसी अन्य योग्यता के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्थित करे, जो अनुच्छेद 39 एक बताता है ना। अब इसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप एवं गर्ममय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर की सुविधाएं अनुच्छेद 39 F में दिया गया है, और पर्यावरण के संरक्षण में सुधार लाया जाए और वन्य जीवों की रक्षा की जाए, और अनुच्छेद 48 A में बताया गया है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया है मौलिक कर्तव्य। अब सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है, और ये क्या कहता है कि देखो मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य यहाँ पर क्या है, संविधान का 42वां, यानी ये क्या है 4 यानी भाग 4A यानी 51A की बात कर रहा है। तो मौलिक कर्तव्य यानी A का 3 यानी संविधान का 42वां संविधान संशोधन, तो
एक का तीन एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये क्या है, केशवानंद भारती, यानी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये कौन सा हो जाएगा, यानी केशवानंद भारती केस में। मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, मिनर्वा मिल्स केस है। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, जो कि अभी पढ़ चुके हो, ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो यानी ये हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। अब कौन सा इसमें भाग नहीं है वो देखना है हमको। तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, स्वकीय विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण, या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो सभी के सभी यानी राज्य के नीति निर्देशक में ए ऑप्शन सही है, बी सही है और डी सही, यानी सी ऑप्शन गलत है। तो यही तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलो आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, चलो क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 के आगे बढ़ते हैं। 24 में, 24 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद यानी अब संविधान के अनुच्छेद और विषय, अनुच्छेद 40, 41, 44 और 48। अब ये बताना है कि जो अनुच्छेद 40 है, तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। अब ग्राम पंचायतों का गठन यानी एक का एक हो जाएगा। अनुच्छेद 41 में क्या बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है ना, लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक। तो काम करने का अनुच्छेद 44 में क्या है, अब समान नागरिक संहिता, यानी समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 में ही कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। तो अब इसी में क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, यानी ये बात करता है 1, 2, 3 और 4, यानी सभी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा इसको यार ठीक से कर लेते हैं। अरे यही, चलो एक ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 में, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। अब वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वह किसी भी न्यायालय किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगी। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो अब इसमें क्या कौन सा है, यानी सही है, तो वह राज्य न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, तो यानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, सही है। और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने का प्रभावित करेंगे, सही है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें ये बताया गया है कि उन्हें किसी भी, अब ये संविधान, भारत के संविधान भाग 4 में बात की गई है ना, कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, जो कि आपको पता ही है। और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत होंगे और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस वजह से ऑप्शन ए गलत है, यानी ए गलत है और 2 और 3 सही है ना। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। 26 क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य के बारे में है। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या बात करता है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी। अब इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ थोड़ा सतर्कता देखना है, कौन सा कथन सही नहीं है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की
व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। तो यानी डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, ए यहाँ पर गलत है। परमादेश रिट होता है, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता भाई। तो परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, लेकिन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये गलत है, नहीं बनाया जा सकता है ना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है ना, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में। अब ये संविधान की उद्देशिका के संबंध में फिर आ गया। उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, यानी सही है भाई, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। अभिव्यक्ति यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका में आरंभ से नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल सही है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो समानता का अर्थ का मतलब होता है समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकारों का अभाव या भेदभाव, यानी प्रस्तावना देश के सभी लोगों को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। और इसी प्रस्तावना में घोषणा की गई थी कि बंधुत्व को 2 चीजों का आश्वासन देना होता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था, इसी वजह से यहाँ बताया गया कि आरंभ से नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखते हैं भाई। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, यानी भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है ना। तो अब यहाँ ये देखेंगे, एक तो ये तो सही है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सही और आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो होता है उसका निर्वाचन होता है, और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत यानी मोनार्की है, वहाँ राजा का बेटा राजा बनेगा, तो दोनों भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। और ये जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री काम करते हैं, वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति काम करता है वहाँ। तो ये दोनों भिन्न है, इसीलिए ए सही और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। अब 29 में क्या है, एक है कृत्यकारी और दूसरा है शपथ या प्रतिज्ञा। तो भारत का राष्ट्रपति, अब भारत का राष्ट्रपति अब इसमें क्या है, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जज, संसद सदस्य और संघ के मंत्री। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखना। तो संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखना, यानी अब इसमें क्या है, संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखना, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जज, अब सर्वोच्च न्यायालय के जज क्या है, यानी संविधान और विधि की मर्यादा। तो यहाँ पर हम लिखते चलते हैं, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, और संविधान यानी जज जो है 4 हो जाएगा। संसद सदस्य, अब संसद सदस्य का काम क्या होता है, यानी कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना, है ना, ये है। और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता रखना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ए का 3 कौन है 2 में, और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 दोनों हैं। फिर सी का 2, अब सी का 2, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है? एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के एडी यानी दोनों सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो बिल्कुल सही है, यानी एक और दो दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यानी सी ऑप्शन हम सही कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु अब एक सांसद और अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु इसमें क्या होना चाहिए? चुनाव लड़ने के पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, या फिर अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, और फिर क्या है? और ऑप्शन सी कहाँ गया? सी, निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और ऑप्शन डी है एक सांसद चुनाव लड़ सकता परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। जैसे ही आप निर्वाचित होने के उपरांत आप अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 32। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है। तो क्या होगा उसमें? उसमें क्या होगा? उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, या उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है और उस राज्य से संबंधित विधियां बन सकती हैं। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे उस राज्य के, यानी जिसमें 356 लगा होगा, तो उस राज्य के विधानमंडल की संसदीय शक्ति अब संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे। अब वहाँ का जो विधानसभा है वो भंग हो जाता है। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये बताया गया 356 के अंतर्गत सदस्य राज्य के नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति है या फिर उसके नियुक्त द्वारा किसी भी प्राधिकारी को सौंप सकती है ना। तो अब राज्य में आपातकाल में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है और इसमें राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या विघटित हो जाती है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से ही राज्य का प्रशासन चलाता है और संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियां केंद्र को ही प्राप्त होती हैं इस दौरान, है ना। तो भारत में रक्षा, अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, सॉरी 33 पर आते हैं। 33 में क्या बताया गया है कि भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इस शक्ति, ऑप्शन ए है, इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। या बी है, इस शक्ति के प्रयोग को कानून द्वारा विनियमित किया जा सकेगा। युद्ध के समय राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग में केवल रक्षा बलों के प्रमुखों से परामर्श करता है और युद्ध के समय राष्ट्रपति इस शक्ति के प्रयोग में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यानी इसका क्या तात्पर्य, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें ये है बी, यानी जो संविधान का अनुच्छेद 53(2) है। अब इस 53(2) के अनुसार क्या कहती है कि रक्षा, जो राष्ट्रपति है, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होती है ना। वो शक्ति निरंकुश नहीं है और इसके प्रयोग को कानून द्वारा विनियमित किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे 34। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अब भारत की राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष होता है ना।
इसकी, हाँ, ये देखते हैं इस स्थिति में कि इनकी भाई नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। वित्त आयोग, अब संघ राज क्षेत्र का मुख्यमंत्री तो इनकी भी होती है, लेकिन जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है ना, पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यानी 1 और 3, 1 और 3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 200 में के अंदर जो वित्त आयोग की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अनुच्छेद 239 का यानी, और संघ राज क्षेत्र यानी सरकार अधिनियम 1963 के तहत जो संघ राज क्षेत्र है, जैसे इसमें दिल्ली, पुडुचेरी, तो इनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, है ना। और मंत्री राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी जब इनकी इच्छा करेगा तब ये पद ये ले भी सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर योजना आयोग की बात करें तो इनके उपाध्यक्षों की नियुक्ति पीएम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यानी राजनैतिक सिद्धांत। अब राजनैतिक सिद्धांत में क्या बताया गया है, यानी संविधान को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है, बिल्कुल सही है। विधि के शासन, शक्ति पार्थक तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण करता है, तो ये भी सही ऑप्शन है डी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र की प्रमुख शाखा जो राजनीतिक सिद्धांत संविधान को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों को संबंधित है, और ये स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अर्थों को स्पष्ट करने में भी सहायक होता है, ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब वही हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोगों ने कर लिया है, और आगे यानी 36 से लेकर के 70 तक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा और सॉल्व करते रहिएगा, और इसका अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए, और वहीं पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।